गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बीए सेकेंड ईयर की इस क्लास में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल और संसद के परस्पर संबंधों की बात करेंगे। कल तक हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो चीज़ थी कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का विकास किस प्रकार से हुआ और इसके अलावा मंत्रिमंडल का जो है विकास वो किस प्रकार से हुआ। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल किस प्रकार से बनाता है और ब्रिटिश सम्राट जो है वो किस तरीके से ब्रिटिश मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को प्रभावित करता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि संसद और मंत्रिमंडल के बीच में क्या संबंध है। तो हमारे पास में यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिनका जिक्र हम आज के लेक्चर में करेंगे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल और संसद के बीच में क्या संबंध है, सिद्धांततः क्या संबंध है, व्यवहारतः क्या संबंध है, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो सिद्धांततः हम देखते हैं कि व्यवस्थापन क्षेत्र में ब्रिटेन का जो संसद है वो सर्वोपरि है। इसके संबंध में ये कहा गया कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय इसके कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है। तो इसका मतलब है कि ब्रिटेन की संसद हर विषय पर कानून बना सकती है। इससे भी बड़ी बात क्या कि ब्रिटेन में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं मिला हुआ है। इसके बाद कार्यपालिका के क्षेत्र में भी संसद जो है वो सर्वोपरि है। वो क्या कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है मंत्रिमंडल को, प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, इस तरह के प्रस्ताव लाकर वो क्या कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है। इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वित्तीय क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इस प्रकार की बात जो है वो ब्रिटेन में भी लागू होती है। संसद की अनुमति के बिना कोई भी नया कर जो है वो नहीं लगाया जा सकता और किसी भी कर में कोई संशोधन जो है वो नहीं किया जा सकता। अनुदान मांगे भी संसद के द्वारा ही स्वीकृत होती हैं। तो वित्तीय क्षेत्र में भी भरपूर नियंत्रण है संसद का। तो हम इन तीन क्षेत्रों के आधार पर ये कहते हैं कि ब्रिटिश संसद जो है वो सर्वोपरि है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, जब हमने ब्रिटेन के संविधान के विकास के बारे में पढ़ा था और ब्रिटेन संयोग और विवेक का शिशु है, ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक का शिशु है, विकास का परिणाम है ब्रिटेन का संविधान। तो हमने ये पढ़ा था कि ब्रिटेन के संविधान के संबंध में सिद्धांत और व्यवहार में बड़ा अंतर जो है वो पाया जाता है। तो ये अंतर यहाँ भी देखने को मिलता है कि सिद्धांततः संसद हमें शक्तिशाली दिखाई देती है, लेकिन व्यवहार में वो उतनी शक्तिशाली नहीं है जितना कि मंत्रिमंडल देखने को मिलता है। इससे भी बड़ी बात क्या कि ब्रिटेन में जो संसदीय व्यवस्था है वह दो दलीय है या द्विदलीय है, और द्विदलीय व्यवस्था होने के कारण या तो सत्ता अनुदार दल के पास रहेगी या श्रमिक दल के पास में रहेगी। और क्या होता है कि जब चुनाव होते हैं तो जनता स्पष्ट बहुमत जो है वो किसी एक दल को प्रदान करती है, दूसरा दल जो है वो मजबूत विपक्ष बनकर संसद में बैठता है। तो वहां जब द्विदलीय व्यवस्था होती है तो द्विदलीय व्यवस्था में हमने ये देखा कि एक दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेता है और जो लोक सदन में बहुमत दल का नेता होता है वह बहुमत दल का नेता क्या करता है, अपनी सरकार बनाता है, वह प्रधानमंत्री बनता है और वही प्रधानमंत्री जो है वो क्या करता है, मंत्रिमंडल को बनाता है, मंत्रिमंडल के मंत्रियों में कार्यों का बंटवारा करता है, विभागों का बंटवारा करता है। विधिक विभाग की नौकरशाही के परामर्श से तथ्य, आंकड़े, अन्य जानकारियां उपलब्ध करवाकर प्रधानमंत्री का जो कार्यालय होता है वही क्या करता है, विभिन्न विषयों पर या महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयकों के प्रारूपों का निर्माण करता है। और जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उनसे संबंधित विधेयक जो होते हैं वे संसद में जो सरकार के मंत्री होते हैं वही लाते हैं। गैर सरकारी विधेयकों का कोई अस्तित्व नहीं रहता और अगर कोई गैर सरकारी विधेयक लाया भी जाता है तो वो पारित नहीं हो पाता क्योंकि उससे सरकार की निंदा होगी अगर कोई गैर सरकारी विधेयक पारित होगा। और गैर सरकारी विधेयक पारित होने का मतलब होगा कि लोक सदन में सत्तारूढ़ दल ने अपना विश्वास का मत खो दिया। तो व्यवहार में अगर अपन देखते हैं तो हर क्षेत्र में हमें क्या दिखाई देता है, ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है वही शक्तिशाली दिखाई देता है। संसदीय व्यवस्था में हमने देखा कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में परस्पर संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका किस में से बनती है, व्यवस्थापिका में से बनती है। ब्रिटेन की संसद के दो सदन है, लार्ड सभा और लोक सदन। तो मंत्रिमंडल किस में से बनता है, लोक सदन में से बनता है। अगर कोई मंत्री लार्ड सभा का है सदस्य तो भी कोई इसमें गलत बात नहीं है। तो मंत्रिमंडल किस में से बनेगा, संसद में से ही बनता है। और मंत्रिमंडल में जो निर्णय लिए जाते हैं, मंत्रिमंडल में जिन विधेयकों के प्रारूपों का निर्माण किया जाता है, जिनको सरकार के मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है संसद में, वे इसलिए पारित हो जाते हैं क्योंकि सरकार जिस दल से जुड़ी हुई होती है
उसी का संसद में बहुमत होता है। तो संसद केवल हाँ में हाँ मिलाने वाली संस्था बनकर रह जाती है। और जो कर लगाने होते हैं सरकार को, वो कर वो लगा लेती है, क्योंकि संसद में उसका बहुमत होता है। आराम से उन नए करों को या फिर करों में कटौती के प्रस्तावों को वो क्या करती है, पारित करवा लेती है। कारण उसका यही होता है कि मंत्रिमंडल जिस दल से जुड़ा हुआ होता है उसी दल का संसद में क्या होता है, बहुमत होता है। तो ये जो चीज आपको देखने को मिल रही है कि द्विदलीय व्यवस्था है, कठोर दलीय अनुशासन है वहां पर, तो उससे क्या होता है कि मंत्रिमंडल जो है वो संसद के ऊपर हावी होता है। आपने एक चीज और भी पढ़ी होगी कि अगर लोक सदन में विश्वास का मत खो दे मंत्रिमंडल, तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, बल्कि प्रधानमंत्री ही सम्राट से सिफारिश कर देता है कि वो लोक सदन को भंग कर दे। अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और प्रधानमंत्री को और मंत्रिमंडल को ऐसा लगता है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पद से, तो वो प्रधानमंत्री जो होता है वो सम्राट से कहता है कि लोक सदन को भंग कर दिया जाए। तो एक बार तो ब्रिटिश सम्राट जो है वो मंत्रिमंडल के कहने पर या प्रधानमंत्री के कहने पर लोक सदन को भंग कर देता है। तो इस चीज में भी कौन हावी हो जाता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। जब एक दलीय सरकार होती है तो कौन नियंत्रित करता है, वास्तव में मंत्रिमंडल संसद को नियंत्रित करता है। लेकिन अगर मिलीजुली सरकार हो या गठबंधन की सरकार हो, तो मंत्रिमंडल का जो नियंत्रण होता है संसद के ऊपर वो क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। और ये चीज हमने मोदी सरकार के काल से पहले जो मिलीजुली सरकारें देखी है हमने, चाहे वो यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, भारत के संबंध में हमने ये देखा कि मंत्रिमंडल जो है वो इस संबंध में शिथिल होता हुआ दिखाई देता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सिद्धांत और व्यवहार में क्या अंतर है, और सिद्धांततः ब्रिटिश संसद शक्तिशाली क्यों है और व्यवहारतः वो शक्तिशाली क्यों नहीं है। तो सतही तौर पर अब मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल और संसद में किस प्रकार का संबंध होता है। संसदीय शासन प्रणाली है और उसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही बनती है। कार्यपालिका जिस दल से जुड़ी हुई होती है, संसद का उसी में क्या होता है, उसी दल का संसद में क्या होता है, बहुमत होता है। और जो दल के सदस्य होते हैं वो दलीय अनुशासन से बंधे हुए होते हैं। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल जो निर्णय करता है उसके ऊपर संसद अपनी सहमति दे देती है। विपक्ष के विरोध का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। इतना जरूर कह सकते हैं कि विपक्ष अगर किसी चीज के ऊपर कोई विरोध कर रहा होता है तो उस विरोध के परिणाम स्वरूप क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन जो है वो कर दिया जाता है। तो आज हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि क्या चीज हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, कार्यपालिका क्षेत्र हो या व्यवस्थापिका क्षेत्र हो या वित्तीय क्षेत्र हो, देखिए व्यवस्थापन क्षेत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त है और कानून निर्माण के क्षेत्र में उसकी सत्ता की समानता करने वाली कोई अन्य सत्ता नहीं है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, अतः ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था है। उसके कानून को न्यायपालिका में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों से लोक सदन की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई और राज्यसभा की शक्तियां कम हो गई। यद्यपि व्यवहार में संसद के द्वारा कानूनों का निर्माण करते समय प्रथाओं, परंपराओं, धार्मिक और नैतिक मान्यताओं को, जनमत को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वो व्यवस्थापन के क्षेत्र में क्या है, शक्तिशाली है। अब कार्यपालिका क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका क्षेत्र में मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछकर, वाद विवाद करके, निंदा प्रस्ताव पारित करके, कार्य स्थगन का प्रस्ताव करके और कटौती का प्रस्ताव लाकर और अविश्वास का प्रस्ताव लाकर वो कार्यपालिका क्षेत्र में क्या कर सकती है, मंत्रिमंडल को नियंत्रित कर सकती है। इसी तरीके से अपन वित्तीय क्षेत्र की बात करें तो सिद्धांततः संसद वित्तीय क्षेत्र में भी शक्तिशाली होती है। प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं ब्रिटिश प्रशासन का भी मूल आधार है और ब्रिटेन में यह सिद्धांत मान्य है कि जनता से कर वसूलने या कर के रूप में प्राप्त धनराशि को व्यय करने का कार्य लोक सदन द्वारा ही किया जा सकता है। लोक सदन द्वारा बजट को स्वीकार किए बिना मंत्रिमंडल के द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। मतलब वित्त मंत्री जो बजट प्रस्तुत करता है उसके ऊपर भी संसद की स्वीकृति जो है वो जरूरी होती है, और बजट जो होता है वो सरकार के संपूर्ण वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा होता है और बजट के ऊपर भी संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो वित्तीय क्षेत्र में भी वो क्या होता है, शक्तिशाली होता है। तो अभी हमने क्या देखा कि सिद्धांत है ब्रिटेन में संसद जो है वो शक्तिशाली है,
लेकिन व्यवहार में वो शक्तिशाली नहीं है। अब अपन व्यवहार में देखते हैं। देखिए, कानून निर्माण के क्षेत्र में व्यवहारिक स्थिति यह है कि प्रमुख कानूनों के प्रारूप मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किए जाते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की जिन विषयों पर कानून बनाने की इच्छा होती है, उसके लिए वो विधि विभाग की नौकरशाही से सहायता लेकर प्रारूप तैयार कर लेते हैं और फिर उसको संसद में या लोक सदन में प्रस्तुत कर देते हैं, और लोक सदन उसको स्वीकार करता है, क्योंकि सेम दल होता है मंत्रिमंडल का भी और लोक सदन में भी। तो आराम से संसद क्या करती है, उसको स्वीकार कर लेती है और संसद केवल हाँ में हाँ मिलाने वाली संस्था बनकर रह जाती है। इसी तरीके से कार्यपालिका क्षेत्र में भी वो जो संसद है वो शक्तिशाली नहीं है, मंत्रिमंडल ही शक्तिशाली है। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से लोक सदन के द्वारा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत किया जा सकता है। जैसे मैं कह रहा था कि लोक सदन अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है, किंतु व्यवहार में जैसा कि सिडनी लॉ ने लिखा है कि लोक सदन के प्रांगण में आजकल कैबिनेट कभी पराजित नहीं होती। जैसे थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि अगर ऐसी स्थिति कभी आती भी है तो प्रधानमंत्री क्या करता है, सम्राट से कह देता है कि वो क्या करते हैं, लोक सदन को भंग कर दे। शासन की शक्ति विरोधी दल को सौंपना और बहुमत दल कभी ऐसा नहीं होने देता। लोक सदन के बहुमत दल द्वारा शासन की शक्ति विरोधी दल को सौंपना और बहुमत दल कभी ऐसा नहीं करना चाहता। इसके अतिरिक्त यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो भी जाए तो प्रधानमंत्री के द्वारा त्याग पत्र देने की बजाय सम्राट को परामर्श देकर लोक सदन को विघटित करवा दिया जाता है। तो यहाँ पर भी कौन शक्तिशाली हो गया, मंत्रिमंडल। वित्तीय क्षेत्र में लोक सदन द्वारा बजट में कटौती करने की बात सैद्धांतिक ही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो बजट बनाती है उस बजट में कोई कटौती प्रस्ताव, जैसे नीति संबंधी कटौती एक व्यवहारिक कटौती होती है, तो ऐसी कोई भी कटौती पारित होने का मतलब होता है कि लोक सदन में सरकार ने अपना बहुमत खो दिया। लेकिन ऐसा कोई भी कटौती प्रस्ताव जो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, जो कि बजट से संबंधित होता है, वो कभी पारित नहीं होता। ये नीति संबंधी कटौती और ये व्यवहारिक कटौती जो बजट में होती है वो नाम मात्र की होती है, या केवल सिद्धांतता ही हमें दिखाई देती है, या हम कह सकते हैं कि केवल दिखने के लिए होती है। वास्तव में ये कटौती पारित होती नहीं है, क्योंकि ये कटौती अगर पारित हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार जनता के द्वारा जो कर के रूप में राशि दी गई है उसका वो अपव्यय कर रही है। तो एक प्रकार से वो अविश्वास की स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति कभी भी बनने नहीं दी जाती, केवल नाम मात्र के लिए ये कटौती प्रस्ताव दिखाए जाते हैं। तो लोक सदन द्वारा बजट में कटौती करने की बात सैद्धांतिक है। जहां तक व्यवहार का संबंध है, लोक सदन यह कार्य कभी नहीं करता। आय व्यय और अन्य सभी वित्तीय प्रश्नों के संबंध में अंतिम निर्णायक शक्ति व्यवहार में मंत्रिमंडल को प्राप्त होती है। समस्त स्थिति की समीक्षा करते हुए हम कह सकते हैं कि संसद आलोचना में प्रभावशाली हो सकती है, किंतु पहल करने में वो दुर्बल है। और आखिर में एक बात हम क्या कहेंगे कि व्यवहारतः एक दल की सरकार की स्थिति में संसद मंत्रिमंडल को नहीं बल्कि स्वयं मंत्रिमंडल से नियंत्रित होती है। गठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल का नियंत्रण शिथिल होता है। तो सिद्धांततः और व्यवहारतः मंत्रिमंडल और संसद की स्थिति में अंतर देखने को मिलता है। सिद्धांततः संसद मंत्रिमंडल को नियंत्रित करती है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल खुद संसद को नियंत्रित करता है। अगर गठबंधन की सरकार होती है तो इस स्थिति में मंत्रिमंडल का जो नियंत्रण होता है वो शिथिल पड़ जाता है, अन्यथा मंत्रिमंडल ही संसद के ऊपर हावी होता है। और खास तौर से ऐसे समय में जब संसदीय व्यवस्था वाले देशों में स्पष्ट द्विदलीय व्यवस्था हो, तो वहां पर यह स्थिति जो है वो होती है कि मंत्रिमंडल संसद को नियंत्रित करने की स्थिति में होता है।